देखिए अप्रोचेस जो है इसमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन का भी अप्रोच है, करिकुलम इवैल्यूएशन का अप्रोच था, उसी तरह से करिकुलम कंस्ट्रक्शन का भी अप्रोच है। और इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली हम लोग ये सोचते थे कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग काम करते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, करिकुलम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, करिकुलम को हम लोग समझ लें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो तरह का एस्पेक्ट आता है, ठीक है। एक है जैसे उसमें था साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, इसमें भी आपका देखिए टेक्निकल एक एस्पेक्ट है, टेक्निकल साइंटिफिक से मिलता जुलता है, और उसको मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, है ना। और एक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड जिसमें कि हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका साइंटिफिक टेक्निकल आपका अप्रोच, और दूसरा हो गया आपका पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, या जिसमें आप इसको ले सकते हैं कि जिसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सब आता है। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस व्हिच मे बी टेक्निकल, ह्यूमनिस्टिक और आर्टिस्टिक that allow the schools and school people to realize certain educational goals. आइडली अगर एक करिकुलम डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ये देखिए दो अप्रोच है, एक है एक अप्रोच है मॉडर्न पीरियड का, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसमें दिया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्डनेस मतलब सब्जेक्ट, सिलेबस, कोर्स कंटेंट, मेथड, आपका एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये बहुत लंबे समय तक का अप्रोच है, मतलब पूरा 20th सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। हम लोग सिलेबस का लोड क्या है, मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। और दूसरा जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, जो कि अभी हम लोग सोचने के काम स्टार्ट किए हैं, लर्नर सेंटर्ड है। द इमरजेंट एंड द शॉर्टर ड्यूरेशन, ये अभी स्टार्ट हुआ है। आप बोल सकते हैं 21st सेंचुरी में हम लोग आजकल जो सोच रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का बात है, जिसमें कि हम लोग ये बहुत कम समय का, अगर 21st सेंचुरी को देखेंगे तो आपका बहुत कम समय में, अगर इसके बाद पूरा का पूरा 20th सेंचुरी आपका मॉडर्न पीरियड में जाता है। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो आजकल के हिसाब से कॉन्टेम्पररी नया है ना। अब देखिए एक और इसमें जो एस्पेक्ट है कि हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग का एक ऐसा अप्रोच हो सकता है कि हम लोग ड्यूअलिज्म्स का शिकार ना हो जाए, है ना, डेंजर ऑफ ड्यूअलिज्म्स। तो ये क्या है, जैसे कि अगर हम लोग इस तरह से बात करते हैं कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, अप या डाउन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हमेशा जो फर्स्ट वर्ड है जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल में हम लोग टेक्निकल को अच्छा समझ रहे हैं, अप एंड डाउन में अप को अच्छा समझ रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में एजुकेशन को अच्छा समझ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में नॉन टेक्निकल खराब है या अप डाउन में डाउन खराब है, ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। यही ड्यूअलिज्म का शिकार होना कि आप बोल रहे हैं साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन साइंटिफिक खराब हो गया, है ना। ये आप बोले साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, तो साइंटिफिक अच्छा हो गया, ह्यूमनिस्टिक खराब हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो लोग पर्सन हु स्ट्रेसेस मोर ऑन सब्जेक्ट मैटर, वो बिलीव करते हैं, बिलीव ऑन टेक्निकल अप्रोच, वो टेक्निकल अप्रोच पे बिलीव करते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट में पे ज्यादा ध्यान देंगे, सिलेबस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, मेथड के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, तो वो आपका हो जाएगा टेक्निकल अप्रोच, है ना, या साइंटिफिक अप्रोच। वेयर एज दोज हु सेलिब्रेट द लर्नर एज ए की टू करिकुलम एडवोकेट नॉन टेक्निकल और होलिस्टिक अप्रोच।
जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को ज्यादा एडवोकेट करते हैं, लर्नर को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वो आपका नॉन टेक्निकल या होलिस्टिक अप्रोच होगा। वहां स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग सोचते हैं, है ना। Persons who consider the curriculum a vehicle for addressing social problems can favor either approach। और अगर हम लोग एक सोशल जस्टिस का बात करें, दोनों अगर सोशल आपका प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए करिकुलम के बारे में सोचे, तो हम लोग दोनों के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग टेक्निकल अप्रोच के बारे में भी सोच रहे हैं और नॉन टेक्निकल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये एक बैकग्राउंड में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि हिस्ट्री क्या है करिकुलम अप्रोचेस का रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच ये क्या है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। कौन बताएगा इसको? प्रतिमा बताओ तो। सर, करिकुलम डेवलपमेंट का साइंटिफिक अप्रोच ये है कि आज करिकुलम डिजाइन में ज्यादा आइडियोलॉजी बेस्ड ना हो, प्रैक्टिकल वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाए, वैसे सब्जेक्ट रखे जाए जो डे टू डे लाइफ को करिकुलम में उतार सके। स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहा है तो उसे ये ना लगे कि इसका यूज क्या है। तो साइंटिफिक अप्रोच में, टेक्निकल अप्रोच में वोकेशनल सब्जेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, वोकेशनल में भी पेपर्स वगैरह हैं। अच्छा, और कोई बताइए। और कोई बताए इसके बारे में? एलिजाबेथ बताइए। यस सर, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसमें जैसे प्रतिमा ने ही कहा था, इवन माय थॉट इज द सेम सर, कि मतलब प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थियोरेटिकल सिर्फ नहीं। एंड असेसमेंट का भी जो वे है, जो तरीका है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए। अच्छा, और कोई बताएगा? उमेश बताओ तो। उमेश बताइए। सर, मेरा बार बार वीडियो चला जा रहा है और ऑडियो में समझ में भी नहीं आ रहा। हेलो, हाँ बोलो उमेश। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, सेम चीज बोल रहे सर कि वो प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए सर। वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा ये होना चाहिए कि जो एजुकेशन जो मिल रहा है वो डेली लाइफ में आपके यूज हो सके। और ऐसा नहीं कि एजुकेशन की वो आप पढ़ रहे हैं बट उसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। सेम थिंग सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा, हम लोग को लग रहा है आप लोग समझे हैं, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा लगा रहे हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको और ये करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉपी दिख रहा है मेरा? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है? ये देखिए, टेक्निकल अप्रोच दिखाई दे, कॉपी दिखाई दे रही है। टेक्निकल अप्रोच, और एक है आपका नॉन टेक्निकल, है ना। इसको हम लोग बोल रहे हैं साइंटिफिक आल्सो। तो ये अप्रोच जो है ये मॉडर्न पीरियड का है, मॉडर्न पीरियड भी इसको बोलते हैं, और ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा है ना। और इसमें हम लोग आपको सब्जेक्ट, सिलेबस, कोर्स, मेथड, एक्टिविटी, ये हमारा फोकस होता है टेक्निकल अप्रोच में। और नॉन टेक्निकल अप्रोच जो है ना, इसको ह्यूमनिस्टिक बोल रहे हैं हम लोग, ह्यूमनिस्टिक, है ना। इसमें लर्नर जो है वो इंपॉर्टेंट है, लर्नर इज इंपॉर्टेंट। और इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोला जा रहा है,
ठीक है, ये शॉर्टर सर समझ गए सर। ही जो नॉन टेक्निकल है वो ज्यादा टेक्निकल है साइंटिफिक के मुकाबले में, क्योंकि वो पोस्ट मॉडर्न के बाद आ रहा है ना सर, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न के बाद आ रहा है तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। लर्नर को अगर फोकस कर रहा है तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा साइंटिफिक है। साइंटिफिक के सिर्फ साइंटिफिक वर्ड ही नहीं है, उससे साइंटिफिक से ज्यादा वो है उसमें। आप लोग इसको ना उससे जोड़ के देखिए, जब हम करिकुलम इवैल्यूएशन पढ़ाए थे, है ना, करिकुलम इवैल्यूएशन में हम लोग का था ना एक साइंटिफिक वाला था और एक आपका था ये ह्यूमनिस्टिक वाला। मैं इसको शेयर करता हूं आपको, इसमें CC7 CC8 में थोड़ा देख लीजिए आप लोग ग्रुप में, तो मैंने लिखा है उसको। और कोई बताएगा, आप बताएगा मैं क्या जो बोला हूं उसका क्या मतलब है? यस सर, आप बता सकते हैं। अब बताइए सर। वही साइंटिफिक में थ्योरी पे ज्यादा वेस्ट किया गया था, ज्यादा समय थ्योरी पे दिया गया था, ज्यादा उसके सब्जेक्ट सेंटर वो था। लेकिन नॉन टेक्निकल में मॉडर्नाइजेशन के बाद का पीरियड है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है, मतलब उससे एक कदम बाद की स्थिति है। तो उसमें थ्योरी के साथ साथ थ्योरी के प्रैक्टिकल, उसके प्रैक्टिकल वे को भी रखा गया कि नहीं थ्योरी ठीक है बट उसका प्रैक्टिकल वे क्या है। और सब्जेक्ट सेंटर ना होकर यहाँ लर्नर सेंटर हो गया, जो छात्र है उसके नीड को ध्यान में रख के और उसकी जरूरत को ध्यान में रख के करिकुलम डिजाइन किया गया, जो ज्यादा सही है आज के टाइम में। नहीं प्रतिमा, आप सही बता रहे हो, लेकिन मैं जो मेन फोकस जो है ना, ये दोनों अप्रोच में जो डिफरेंस वो ये है कि एक जो है वो कंटेंट सब्जेक्ट को ध्यान देता है, सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देता है, सिलेबस कितना अच्छा से बना है, कंटेंट कितना अच्छा से बना है, कितना सिस्टमैटिक है, मेथड क्या क्या यूज करेंगे उसकी बातें कहता है। और एक जो है वो लर्नर के बारे में बात करता है। तो ये पोस्ट मॉडर्न है, मतलब जहां में हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और ये अभी स्टार्ट हुआ है। और ये जो टेक्निकल अप्रोच है वो काफी लंबे समय से है, पहले से है, आज भी हम लोग इसको नेग्लिफाई नहीं कर सकते, अभी भी है वो। तो ये डिफरेंस है, पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है। इसके बाद तो आप जितना कुछ बोल रहे हैं वो तो है ही, ठीक है, कि एक जो है आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक ज्यादा है और एक जो है वो आपका लर्नर सेंट्रिक। यस सर, समझ गए सर। ठीक है, तो अब ये जो आपने जो समझा उसके बाद आप देखिए टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। अब ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी हम लोग आ रहे हैं टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, मतलब जो पहला वाला का बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग टेक्निकल अप्रोच बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट, इट इज नॉट ए व्हीकल फॉर डीह्यूमनाइजिंग एजुकेशन बट रेदर ए वे ऑफ प्लानिंग करिकुला टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टू अलाउ देम टू इंक्रीज देयर आउटपुट। ये एक ऐसा तरीका नहीं है, एक ऐसा अप्रोच नहीं है जिसमें कि हम लोग पूरी तरह से टीचिंग एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग को हम लोग डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, मतलब मानव से दूर कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम जो भी करिकुलम में प्लान किए हैं उसको हम लोग उसका मैक्सिमम आउटपुट दे सके, ऑप्टिमम लर्निंग दे सकें, आउटपुट को बढ़ा सकें, वो तरीका है। ये नहीं कि डीह्यूमनाइज कर दे रहे हैं हम लोग, एजुकेशन को मानव से दूर कर दे रहे हैं या मानव के उसके अपने इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, ये सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट हमारा फोकस क्या है कि हमारा जो एजुकेशनल आउटकम हो वो जो है वो मैक्सिमम हो, वो ज्यादा हो, ठीक है। Curriculum development is a plan or blueprint for structuring the learning environment and coordinating elements of personal materials and equipment। मतलब ये एक तरह से इस तरह से काम करती है कि हमारा जो करिकुलम है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, उसमें जो टीचर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनका एंट्री बिहेवियर क्या होगा, मटेरियल्स हमको क्या क्या लगेगा, ठीक है, क्या क्या मटेरियल्स हमको यूज करना है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करना है, पहले से ही आप
श्योर कर सकते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, ये सारे। उसका टीएस व्यू enables us to comprehend curriculum from a macro or broad view and to understand it as a complex units of parts organized to serve a common function। तो ये मैक्रो व्यू है, मतलब एक ब्रॉड व्यू है पूरी तरह से पूरा सिस्टम को देखने का, जिसमें कि आपके रिसोर्सेस, लर्निंग रिसोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिक ढंग से काम करने का तरीका है ना, करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने का। टीएस का मतलब यही हो गया, टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। TS requires that educators use a rational approach to accomplish their task through systematic process and can be evaluated too। वो रैशनल वे में, जिसका कुछ मतलब हो, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस हो, उस तरह से अपने टास्क को करें और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन भी करें। ये किस तरह से काम करता है? ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डायरेक्ट्स करिकुलम मैटर। जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया उसके हिसाब से करिकुलम में कंटेंट रखेंगे, और उस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए हम मेथड चॉइस करेंगे कि इस मेथड से पढ़ाएंगे, और उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करेंगे। तो इस तरह से काम करता है। पहले आपने ऑब्जेक्टिव तय किया, फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंटेंट तय किया, कंटेंट के हिसाब से अपने मेथड यूज किया, और उसके बाद इवैल्यूएशन किया। तो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच इस तरह से काम करता है ना। अब इसमें कुछ लोगों का, जो इसमें आप लिख सकते हैं टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच में, कुछ लोग जिन्होंने इसमें काम किया, इस अप्रोच में बिलीव करते थे, उनका बारे में मैं बताऊंगा, है ना। पहला नाम जो है वो है जेम्स मैकडोनाल्ड का। तो इन्होंने टेक्नोलॉजिकली रैशनैलिटी एज अपोज टू एन एस्थेटिक रैशनैलिटी। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्यादा व्हाट यू से प्रमोट किया कि टेक्नोलॉजिकली जो सही है कि इस पर्टिकुलर चीज को इस मेथड से पढ़ाना चाहिए, उसको ही करना जरूरी है, या इस मेथड से इवैल्यूएट करना चाहिए तो उसको ही करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके एस्थेटिक रैशनैलिटी क्या होगा? एस्थेटिक रैशनैलिटी का मतलब हो गया कि ये चीज करने में हमको अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वो उसको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए ये मेथड अच्छा है, टेक्निकली ये मेथड अच्छा है, तो हम लोग इसी को करेंगे। He believed there is a large body of knowledge matter and all efforts to be made to deliver the matter to the students. Technological mindsets helps in doing this. उन्होंने ये बिलीव करते थे कि एक बहुत लार्ज मास ऑफ नॉलेज है, और नॉलेज को हम लोग रैशनल या टेक्निकल वे में स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। एस्थेटिक या ह्यूमनिस्टिक सेंस के बारे में उन्होंने बात नहीं कहा, उन्होंने बात किया कि टेक्नोलॉजिकली जो सही है उस तरह से हम लोग उसको देंगे। दूसरा या तीसरा नाम जिनका आता है वो है बॉबिट एंड चार्टर्स। ये दो लोग हैं, बॉबिट अलग है, चार्टर्स अलग है। तो बॉबिट जो थे वो बिलीव करते थे, बॉबिट एंड चार्टर्स आर बिलीव टू बी द पर्सन्स हु केप्ट द फाउंडेशंस ऑफ टीएस अप्रोच। इन्होंने टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिक अप्रोच का फाउंडेशन रखा है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया है, ठीक है। इस विधि से, मतलब टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच में का जो फाउंडेशंस है वो आपका बॉबिट एंड चार्टर्स ने रखा है। अब बॉबिट जो थे, अकॉर्डिंग टू बॉबिट, फॉर बॉबिट करिकुलम डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेल रोड। एक रेल रोड आप जिस तरह से तैयार करते हैं उस तरह से आपका करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है। वंस द जनरल रूट इज प्लान्ड, इवेंचुअली ट्रैक्स आर लेड। पहले आप एक जनरल रूट प्लान कर लेते हैं, किस तरह से गाड़ी जाएगी, कहां से कहां जाएगी, और उसके बाद हम लोग ट्रैक सब डालते हैं। उसी तरह से करिकुलम में भी पहले जनरल ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सोचते हैं, और उसके बाद मैटर्स डिसाइड करते हैं, मेथड डिसाइड करते हैं, और इवैल्यूएशन के बारे में सोचते हैं। तो जिस तरह से एक रेल रोड को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, बॉबिट का ये कहना था कि पहले जनरल रूट आप सोच लिए, उसके बाद ट्रैक सबको आप सोचे कि यहाँ पे कौन सा ट्रैक होगा, इसके बाद कौन सा ट्रैक होगा, इस तरह से। उसी तरह से करिकुलम में भी पहले जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचा जाता है, उसके बाद साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में।
चार्टर्स के बारे में क्या बोला? फॉर चार्टर्स वांटेड एजुकेटर्स टू कनेक्ट एम और आइडियल्स विद एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल परफॉर्म। उन्होंने बोला कि जो भी हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है या हमारा जो करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार से एक्टिविटी सब प्लान करना जरूरी है। वही एक्टिविटी स्टूडेंट्स करेंगे और उसके द्वारा करिकुलम ट्रांजैक्ट होगा। करिकुलम कंस्ट्रक्शन हैज 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में उन्होंने बात कहा। पहला है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पहले तय कीजिए, डिवाइडिंग देम इनटू आइडियाज एंड एक्टिविटीज। उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो आइडियाज या एक्टिविटीज होगी उसके बारे में सोचिए, और देन एनालाइजिंग देम टू द लिमिट्स ऑफ वर्किंग यूनिट्स। और उसको छोटा छोटा पार्ट, मान लीजिए कि एक्टिविटीज कब, कौन सी एक्टिविटी कब कराई जाएगी उसके बारे में सोचिए, ठीक है। एंड 4th वन, उसका इवैल्यूएशन के मेथड के बारे में सोचिए। इसका मतलब हो गया, पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होगा उसको डिसाइड करते हैं, और एक्टिविटीज को फिर कैसे सिस्टमैटिक वे में स्टूडेंट्स को कराना है उसके बारे में सोचते हैं, और तब जाके आप मेथड्स ऑफ अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए हमको, यहां तक तो हुआ, अब बताइए हमको आप लोगों ने इसमें क्या समझा? बॉबिट, चार्टर और मैकडोनाल्ड, ये 3 के बारे में मैंने बताया। जेम्स मैकडोनाल्ड, इनके बारे में बताइए। ये तीनों जो थे, ये तीनों आपके टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच के बिलीवर्स थे, प्रोमोट करने वाले थे, जिसमें कि चार्टर्स, हेलो हेलो हेलो, अभी मैंने जो बताया टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, उसके जो 3 लोगों का नाम मैंने बताया, आपका जेम्स मैकडोनाल्ड और उसके बाद बॉबिट एंड चार्टर्स। इसके बारे में एक एक कोई बताइए। तो पहले जेम्स मैकडोनाल्ड ने क्या बोला था? बताइए। कौन बताएगा? कोई कुछ लिख नहीं रहा है क्या? जेम्स मैकडोनाल्ड ने क्या बोला था? टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी को उन्होंने प्रमोट किया था एंड अपोज किया था एस्थेटिक रैशनैलिटी को। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी opposed to an aesthetic rationality। सर यहाँ पे टेक्निकल मतलब, हेलो सर, यहाँ पे टेक्निकल जो जिसको उन्होंने माना, जिसको अपनाया, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह हो गया कि जो भी हमने सब्जेक्ट्स डिसाइड किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट मेथड्स होगा तो उसको फॉलो करना है। और जो एक और था एस्थेटिक रैशनैलिटी, उसका मतलब वो होता है जैसे कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स किस चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में ले रहे हैं, उनको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने ये माना कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा अच्छा मेथड है उसको करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन बता रहा था इसके बारे में? सर अंजलि बता रही। हाँ, फिर आप बॉबिट के बारे में बताइए। तो बॉबिट एंड चार्टर्स के बारे में, बॉबिट ने क्या बोला था? सर उन्होंने करिकुलम को रेल रोड से कंपेयर करके बताया था। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट्स को फ्रेम करना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा मेथड्स होना चाहिए। इस चीज को उन्होंने बताया था, रेल रोड से कंपेयर करके बताया था कि इस तरीके से हमको फ्रेम करना चाहिए। और फिर टार्टर ने 4 स्टेप्स बताए। दूसरा कोई बताइए,
चार्टर्स के बारे में दूसरा कोई बताइए। सर चार्टर्स ने बोला कि पहले एम एंड एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे तब करिकुलम को प्लान करेंगे, और उसके 4 स्टेप्स उन्होंने बताए। पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी डिसाइड करेंगे, तब उस एक्टिविटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे, अभी देखिए आप, ये था सब फाउंडेशंस के अंदर ही सब जाएगा, है ना। पहले तो मैंने बताया कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसका फिर आपका इसके बारे में बात किया मैंने, फाउंडेशंस के बारे में बात किया, और उसमें टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात किया। अभी आपके सिलेबस में देखिएगा कि टाइलर मॉडल दिया हुआ है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, है ना। तो उसके बारे में, और जो कि टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच में आता है, टाइलर मॉडल के बारे में मैं बात करूंगा। अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है टाइलर मॉडल, है ना। हेलो, तो ये टाइलर मॉडल जो है, ये बेसिकली 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। टाइलर मॉडल जो है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है, और इसको 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। कभी कभी इसको बोलते हैं 4 बेसिक क्वेश्चंस पे आधारित है, कभी कभी बोलते हैं 4 बेसिक इंक्वायरीज पे आधारित है। तो ये इट इज द बेस्ट नोन टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, ये सबसे बेस्ट नोन टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है। और टाइलर पब्लिश्ड ए बुक ऑन करिकुलम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस 1949। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने बात किया कि ही आउटलाइन द रैशनल फॉर एग्जामिनिंग द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, कि हमारा करिकुलम और इंस्ट्रक्शन हम क्यों बना रहे हैं उसके बारे में सोचने के बारे में कहा। उन्होंने अपना एक बुक बताया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, और उसमें इन्होंने बात किया कि क्यों हम लोग एक करिकुलम और इंस्ट्रक्शन को तैयार करेंगे, उसके बारे में हमको सोचने के लिए इन्होंने बताया। अब इन्होंने बात ये भी कहा कि दोज इन्वॉल्व इन करिकुलम इंक्वायरी मस्ट ट्राई टू डिफाइन और आस्क द 4 क्वेश्चंस। जो भी करिकुलम बना रहे हैं, जो भी करिकुलम को तैयार कर रहे हैं, वो करिकुलम को तैयार करते समय, या करिकुलरिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कि वो अगर करिकुलम के बारे में सोच रहे हैं तो वो 4 क्वेश्चंस को पहले ध्यान में रखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। पर्पस ऑफ द स्कूल, स्कूल का पर्पस क्या है, स्कूल अगर कोई जा रहा है, स्कूल कोई अटेंड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड वन इज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पस, या पर्पस आपने सेट कर दिया। यही चार स्टेप जो है ना, यही 4 बेसिक प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ द स्कूल, सेकेंड वन इज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पस, उन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस चाहिए वो। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, थर्ड में एक्सपीरियंसेस, जो भी आप एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचे, पर्पस से रिलेटेड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंसेस का फिर कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस, तो जो पर्पसेस आपने सेट किया था वो पर्पसेस आप अचीव कर सक रहे हैं या नहीं, उनका इवैल्यूएशन। दिस में बी आल्सो नोन एज प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने बोला कि ये 4 प्रिंसिपल्स के रूप में भी आप जान सकते हैं। टाइलर मॉडल में पहला है पर्पस ऑफ द स्कूल, सेकेंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पस, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, एंड फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस। अब हम लोग एक एक करके ये चारों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ द स्कूल, ठीक है। फर्स्ट, अब इसमें क्या क्या बात आती है, अगर आप करिकुलम बना रहे हैं तो करिकुलम में फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट प्रिंसिपल होगा कि स्कूल कोई क्यों जा रहा है, उसका पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव उसमें करते हैं, एंड देन दे आर फिल्टर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसमें फिर बनाते हैं, है ना। और ही आल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसी को हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। आज जो हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ये टर्म इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचे, उसको फिल्टर करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए, और इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सबका तैयार किया।
ठीक है। सेकेंड वन, जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। तो मैंने बताया कि पर्पस आपका डिसाइड हो गया, पर्पस जब अपने ऑब्जेक्टिव आपने तय कर लिया, जनरल ऑब्जेक्टिव देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कहाँ से बच्चा का आवाज आ रहा है? थोड़ा सा ऑडियो बंद कर लीजिए। तो एक उसके बाद हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच लिए, तब हम लोग सोचेंगे किसके बारे में? लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या होगा। The learning experiences that will let you attend the objectives, उस ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस का जरूरत है, उसके बारे में सोचेंगे। एक्सपीरियंसेस मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आप तय करें या डिजाइन करें, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस उनके क्लासेस से या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो, इसका ध्यान रखना है। और उनके जो परसेप्शन है, जो उनका परसेप्शन है, पुराना जो परसेप्शन है, that the learner brings to a situation, एक जो सिचुएशन में स्टूडेंट्स किस तरह से क्या क्या परसेप्शन कर रहे हैं, उसके बारे में भी ध्यान रखते हुए आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना है। तो पहले आपका एक्सपीरियंसेस मस्ट बी बेस्ड अपॉन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड द परसेप्शन। ठीक है, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन के आधार पे ही आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको बनाना है। Then third one is organization of these experiences. थर्ड में आप फिर इस एक्सपीरियंसेस को आप ऑर्गेनाइज करते हैं।